दोस्तों नमस्कार। साल 2024 में जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया था, तब बतौर पाठक मेरे जेहन में कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक जीवन को जानने और समझने की लालसा पनपी। अपनी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं निकल पड़ा गूगल की गलियों में कुछ खूबसूरत किताबें ढूंढने। तभी मेरी नज़र एक किताब पे पड़ी जिसको लिखा है संतोष सिंह ने। इस किताब का शीर्षक है द जननायक कर्पूरी ठाकुर, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। संतोष सिंह एक लेखक के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं। संतोष सिंह आज हमारे साथ हैं। हम उनसे इस किताब के ऊपर चर्चा करेंगे। इस किताब के पहले संतोष सिंह ने और भी कई किताब लिखे हैं, मसलन रूल्ड और मिसरूल्ड, अ स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार, जो ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन से संपादित हुई है, जेपी टू बीजेपी बिहार आफ्टर लालू एंड नीतीश। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। सर, हम कर्पूरी ठाकुर के शुरुआती जीवन के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन चलते हैं हम सीधे साल 1987 में उनके राजनीतिक जीवन का आखिरी पड़ाव, जब उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन के पद से उन्हें हटा दिया गया था। उनका एक बयान आता है और आप उसको अच्छा से छापते हैं कि यदि वो यादव होते तो उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन के पद से शायद नहीं हटाया जाता। कर्पूरी ठाकुर को ऐसा क्यों लगता था कि यादव होने की वजह से उन्हें विशेष प्रिविलेज मिलता? नहीं, इसको ब्रॉड सेंस में हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने ये बात कही तो क्यों कही थी। उसके पहले गजेंद्र हिमांशु जो उस समय के बड़े उन्हीं के जनरेशन थे, हालांकि कर्पूरी ठाकुर से 2 दशक छोटे थे वो, ठीक है, उस समय के थे। तो लेट 80s तक, या फिर कहिए कि 80s के बाद का जो चुनाव होता है, तो ओबीसी पॉलिटिक्स में संख्या बल में ज्यादा होने के कारण से ओबीसी में सबसे जो एक डोमिनेंट कास्ट के रूप में यादव का उदय होता है पॉलिटिक्स में। एक सोशल चरण का हिस्सा था, इसमें कोई मतलब उस तरह से नहीं देखते जैसे कि कोयरी, कुर्मी और यादव, ये 3 जो कास्ट थे ये ओबीसी के बड़े घटक थे, तो उसमें यादव का डोमिनेंस रहता है। 85 के चुनाव में जब चरण सिंह की पार्टी का 45 या 46 है, तो उसमें 23 यादव एमएलए, तो उनका एसर्शन पूरी जिस पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करते थे वो ओबीसी ऑब्लिक ईबीसी ऑब्लिक शेड्यूल कास्ट का एसर्शन था। लेकिन पोस्ट 80 जो है शुरू हो जाता है, उसमें से ओबीसी में से यादव का एसर्शन शुरू हो जाता है। तो जब ये घटना घटती है तो उसके पीछे बहुत सारी घटनाएं घटती है। अब उनकी अगर आप देखिए, अचानक 80 के बाद कर्पूरी ठाकुर को लोगों ने कोशिश किया कि ईबीसी के नेता बन जाए, अच्छी पिछड़ी जाति के नेता बन जाए। तो उस तरह से उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को कभी देखा भी नहीं था। वो ओबीसी ईबीसी के नेता नहीं थे, जननायक थे वो। तो जननायक कोई ऐसे कोई भी आंदोलन से निकल के जो नेता पैदा होता है वो किसी जाति का नहीं होता है, क्योंकि वो बड़े मुद्दे की बात करता है। तो ये प्रकरण इसलिए था कि उसमें कांग्रेस के जो स्पीकर थे शिवचंद्र झा थे, उनकी बात आई थी, उनके साथ मिलकर उनको हटाया गया। उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, रूल्स साइड किया कि रूल्स था। इन्होंने कहा कि नहीं, जो पार्टी का मर्जर होता है, तो फुटनोट में लिखा था कि इनकी पार्टी दम की बात थी, दलित मजदूर किसान पार्टी बनाई थी, वो मर्ज कर जाती है चरण सिंह के लोक दल में। तो उन्होंने कहा था कि दम की पा का जिक्र नहीं दिया तो आपकी संख्या कम हो जाती है, तो उन्होंने एक रूल साइड करके हटा दिया। तो इनको कहीं ना कहीं ये साजिश लग रही थी कि चूंकि यादव पॉलिटिक्स का डोमिनेंस होता है, तो हमको दरकिनार करने के लिए, कॉर्नर करने के लिए मेरे साथ ये प्रयास किया गया। तो उस परिप्रेक्ष्य में बोला था। और गजेंद्र हिमांशु ने जो एक बात कही थी, तो उन्होंने एक अनौपचारिक बातचीत में कर्पूरी ठाकुर ने कही थी कि यादव एमएलए को कंट्रोल करना, मैं कोई जाति सूचक बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि कंट्रोल करना, इट्स लाइक राइडिंग ए टाइगर। ये ओबीसी पॉलिटिक्स में जिसकी आप संख्या देख रहे हैं 14 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है, सबसे बड़ी संख्या है, उनका पॉलिटिक्स में जो एक समय तो ऐसा था कि कांग्रेस में रामलखन सिंह यादव होते हुए कर्पूरी ठाकुर को समर्थन किया, क्योंकि एक पावर ट्रांसफर जब होता है 90 में तो खैर वो सेकंड होता है, कर्पूरी ठाकुर के समय में पावर ट्रांसफर पूरी तरह से नहीं हो रहा था। पूरा अपर कास्ट रूल था, उसमें से थोड़ा सा पावर ट्रांसफर 67 में होता है, लेकिन 67 से 72 के बीच का संक्रमण काल है, 7-8 मुख्यमंत्री बनते हैं, 2-3 बार प्रेसिडेंट रूल बनता है। फिर 77 में जयप्रकाश आंदोलन के बाद जब सरकार बनती जनता पार्टी की, उसमें होता है। और तीसरा पावर ट्रांसफर जब
लालू प्रसाद आते हैं 90 में, ये समाजवादियों का है। तो मैं उस संदर्भ में ला रहा हूँ कि बीच वाले खंड में जब यहाँ कर्पूरी ठाकुर का उदय आता है 77 के बाद में, 77 से 80 तक में ये बनते हैं। आप देखिए ना कि सत्येंद्र नारायण सिन्हा भी खड़े हुए थे मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन जीते कौन? बहुत कंप्रिहेंसिव 60 वोट के अंतर से ये जीतते हैं। तो मैं 80 को कट ऑफ मानता हूँ। 80 के बाद ओबीसी वर्सेस ईबीसी पॉलिटिक्स का जन्म होता है। उस परिप्रेक्ष्य में इस बात को देखनी चाहिए। जी सर, अभी आपने ओबीसी का उदय और ईबीसी के बारे में बात की और ज्यादा पॉलिटिक्स की बात की। आपने अपने किताब के आखिरी चैप्टर में जो द ट्रेल ऑफ कैंपर के नाम से है, उसमें आप लालू यादव के पॉलिटिकल जर्नी का जिक्र करते हैं कि उनके पॉलिटिकल जर्नी को अगर समझा जाए तो 3 फेज में आप समझ सकते हैं: मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और जदवाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। लालू यादव की पॉलिटिकल कैरियर के संदर्भ में आप इन तीनों फ्रेजेस को कैसे डिकोड कर सकते हैं? सबसे पहले तो वो उन्होंने, उनका जो नाम है लालू प्रसाद है, वो सिर्फ चुनाव के टाइम में अपना सरनेम यूज करते हैं। जी, ये भी एक मतलब एक बिहार के और इस बेल्ट के सबसे बड़े यादव नेता। आधिकारिक नाम में यादव नहीं है उनका, मैंने वो उनका चॉइस था, वो बात है। तो आपका ये 3 टर्म मैंने बारो किया है अपनी पहले ही किताब से, रूल्ड एंड मिसरूल्ड। हाँ, रूल्ड मिसरूल्ड से बारो किया है। तो मैं जब समझने की कोशिश कर रहा था तो बड़े बड़े लोगों से आज इंटरव्यू कर रहा था, जैसे एक सुरेंद्र किशोर बड़ी पत्रकार पद्मश्री मिला है, उनसे बातचीत किया, पूर्व डीजीपी डीएन गौतम। तो इनसे बातचीत करने का मुझे जो सार निकला, तो उसके बाद मुझे लगा कि ये पॉलिटिक्स के कुछ चरण, कुछ उन्होंने उंगली पकड़ाई कि ये चीज हुआ। तब मैंने जानना की कोशिश किया कि कितने खंड हो सकते हैं। तो मैंने इसलिए मंडलाइजेशन और सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ले दिया है कि मंडल वर्सेस कमंडल की बैटल शुरू हो जाता है 89 के बाद। आप पूरा प्रकरण उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसको जान रहे हैं। तो वो पॉलिटिक्स के जिसमें कि एक रिजर्वेशन बहुत बड़ा मुद्दा बनता है, 27% ओबीसी रिजर्वेशन वाला जो बीबी सिंह ने उठाया, ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। तो उसको लालू प्रसाद ने यहाँ काफी बुनाया। तो वो दौर था एक ब्रॉडर ओबीसी एम्पावरमेंट का, एसर्शन का। तो उस कंटेक्स्ट में मंडलाइजेशन दिया। लेकिन मंडल का जवाब फिर कमंडल से जब होता है, आडवाणी की यथ यात्रा लेके निकलते हैं, फिर समस्तीपुर में मसानजोर ले जाया जाता है, उनको पकड़ करके अरेस्ट करके आडवाणी जी को। तो वहां से एक चैप्टर मैंने दिया था कि वो मंडल के रथ तो उन्होंने रोक दिया, लेकिन खुद सेकुलराइजेशन के रथ पर सवार हो गए। आडवाणी जी की रथ यात्रा रुक गई, लेकिन लालू जी खुद ही अपने उस रथ पर सवार हो जाते हैं। तो वो सेकुलराइजेशन का दौर था, जिसमें कि आप देखते हैं कि जब 91 का चुनाव होता है, तो उस समय अविभाजित बिहार में 54 सीटों में से 48 सीटें जीत जाती है। तो वो एक ग्रेटर कंसोलिडेशन दिखता है कि एक सोशलिस्ट फोर्सेस का, खासकर ओबीसी पॉलिटिक्स का बहुत स्ट्रांग उदय होता है। तो वो दौर था। फिर वो उन्होंने, आप देखिए, फिर 1989 का जो दंगा होता है, उसके बाद जो मुस्लिम्स में ऊहापोह की स्थिति हो जाती है। ये इतिहास में बहुत कम होता होगा कि एक घटना में किसी भी पार्टी का जो जनाधार है, खास करके माइनॉरिटी के बीच में, वो लॉक स्टॉक एंड बैरल शिफ्ट हो जाता है दूसरी पार्टी को। वो हुआ कांग्रेस से। एक नायक के रूप में लालू प्रसाद दिखे लोगों को कि ये आदमी है जो कि हमारा झंडा बरदार हो सकता है, हमारा नेता हो सकता है, और उन पर कॉन्फिडेंस हुआ। तो ये सेकुलराइजेशन हुआ। लेकिन जब 90 से 95 के बीच में इन्होंने सोशल एम्पावरमेंट के बहुत सारे प्रयास किए, कुछ प्रत्यक्ष कुछ अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट के लिए भी काम किए। कुछ कंसेप्ट जिस पर लोग हंसते हैं उसको मैं डिफेंड करता हूँ, पहलवान विद्यालय, चाहरबाग विद्यालय, ये अच्छे प्रौढ़ शिक्षा के, जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है उसकी शिक्षा के बहुत, और लोग भी, चिल्ड्रन ही क्यों, जो बड़े लोग हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, अच्छा कंसेप्ट था। एक डिवोटेड स्कीम नहीं था, एक डिवोटेड बजट नहीं था, प्रयास किया। लेकिन वो जिसको कहते हैं गरीब गुरुओं की सरकार लालू प्रसाद कहते हैं, और जो जिन्होंने ओबीसी को, दलित को कुर्सी दी, थाने में लोग जाते थे जहाँ हॉन्चेस पर बैठते थे, वहाँ मतलब हाथ जोड़े रहते थे, अब लोगों ने बेंच पर, कुर्सी पर बैठना शुरू किया। थानेदार से आंख में आंख मिला करके बातचीत शुरू की। गांव में भी अब उनको खाट ऑफर होने लगा कि भाई आप यहाँ बैठ सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फेज था जिसमें कि लालू प्रसाद एक किसी जाति विशेष के नेता नहीं थे, एक बहुत बड़े समूह के नेता थे। वो आवाज दी, उसको क्रेडिट उनसे कभी किसी को नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब दूसरा खंड आता है, फिर बॉर्डर स्कैम आ जाता है, 96 शुरुआत हो जाती है, और फिर वो सरकार बदलती है,
फिर राबड़ी जी आ जाती हैं, फिर वो गवर्नेंस डेफिसिट हो जाता है, नरसंहारों का दौर शुरू हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर डेफिसिट हो जाता है। तो वहां से जो बातचीत शुरू हो जाती है और फिर उनको लगता है कि वो कैलकुलेशन करने लगते हैं, मतलब हाँ, यादवाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। लोगों को लगता है कि मुस्लिम और यादव पॉलिटिक्स, जिसको कि हम लोग MY के रूप में जानते हैं, माई के रूप में जानते हैं, वो हमारे लिए काफी है। लेकिन वो ही नहीं किया, MY को उन्होंने बेस बनाया और जो 95 के चुनाव में जो बोलते हैं कि जिन्न निकलेगा, EBC पॉलिटिक्स को भी कंसोलिडेशन उन्होंने किया, वो EBC पॉलिटिक्स को वो कवर किया। तो वो जब ये चीज हो जाती है तो तब जो EBC का घटक है और 2000 तक आते आते EBC का घटक और दलित का घटक थोड़ी सी अपनी दूरी बनाना शुरू कर जाता है और यादवों का कहीं ना कहीं असर्शन, डोमिनेंस, कन्फ्लिक्ट, कास्ट राइट्स, हाँ, कास्ट राइट्स तो था ही, उनका डोमिनेंस कि हमारी सरकार जी 90 से 90% तक यादव को ये नहीं था कि हमारी सरकार आई है, गरीब गुरुओं की सरकार, गरीब गुरुओं की सरकार से लेके एक पर्टिकुलर कास्ट की सरकार है। तो वो यादवाइजेशन का एक फेज आता है जो एक नेता के रूप में उनको लगा कि ये अच्छा कैलकुलेशन है। वहां से बात जो है फिर इनका यही तो आकर के फिर NDA को ओपनिंग मिलती है। NDA को जो सेंधमारी का जो मौका मिलता है इसी फेज में मिलता है कि अच्छा उनकी ये पॉलिटिक्स है। और जब तक नीतीश कुमार अलग लड़ रहे थे ट्राइपोलर पॉलिटिक्स थी, जब वो साथ आते हैं, जब बाइपोलर पॉलिटिक्स हो जाती है तब फिर लालू जी को उसका जवाब नहीं मिल पाता है कि इसका क्या है। तो अदरवाइज तो कहते थे कि 20 साल राज करेंगे, 15 साल तो लगभग किया ही किया उन्होंने, राबड़ी जी ने मिल करके। तो वो उसका जवाब मिलता है और फिर से एक तरह से नए सोशल फॉर्मुलेशन, रीअलाइनमेंट, सोशल अलाइनमेंट शुरू होते हैं बिहार की पॉलिटिक्स। इसी संदर्भ में, यादवाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के संदर्भ में सर आपने लाइन लिखी है कि लालू प्रसाद का जो पॉलिटिक्स था वो कास्ट बाइनरी के ऊपर था, जबकि कर्पूरी ठाकुर की पॉलिटिक्स एसिमिलेशन पर केंद्रित थी। इसी यादवाइजेशन को ध्यान में रख करके हाँ, मैं इसीलिए मैंने इस चीज को लिखा है, एसिमिलेशन की। कर्पूरी ठाकुर की पॉलिटिक्स में कन्फ्रंटेशन नहीं था जी, पूरी तरह से एसिमिलेशन था। क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको कही ना कि जो कोई भी मूवमेंट के नेता से निकल कर आता है, आप देखिए ना कि किसान आंदोलन, समाजवादी आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, इतने आंदोलनों से जो नेता बनेगा उसको जाति से क्या मतलब है, उन चीजों से सबसे ऊपर हो जाता है। वो एक सारी समस्या को ब्रॉडर सेंस में देखता है। उन्होंने विधानसभा में कहा भी था और कोट भी किया है कि मैं किसी खास वर्ग का नेता नहीं हूँ। जब बाद में जो सरकार कांग्रेस के बनी तो उन्होंने अपने आप को डिफेंड करते हुए कहा था मैं किसी खास वर्ग का नेता नहीं, थे भी नहीं। हाँ जी। तो उनकी पॉलिटिक्स एक ब्रॉडर पॉलिटिक्स थी। तो उन्होंने जो प्रयास किया ना कि आप देखिए उनके साथ उनके सहयोगी कपिल देव सिंह गुप्ते थे, वो भी अपर कास्ट के, रामानंद तिवारी वो भी अपर कास्ट के, और फॉर दैट मैटर उनके पहले जो 2 सीनियर थे उनके सूरज नारायण सिंह, बसावन सिंह, ये भी दोनों अपर कास्ट के। ये अंतर मैं भी देख पाता हूँ कि अगर आप लालू यादव की पॉलिटिक्स देखें और कर्पूरी ठाकुर की पॉलिटिक्स देखें, और आपने भी जिक्र किया इनफैक्ट इसका कि लालू यादव ने कभी भी सेकेंड जनरेशन पॉलिटिशियन पैदा नहीं किया जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर ने किया, कि उन्होंने कई सारे पॉलिटिशियन को बनाया, लेकिन लालू यादव जो यादवों के बीच कई पॉलिटिशियन को उन्होंने खड़ा करने में रह गए। नहीं, ये तो एक नेता की जनरली क्या होता है ना कि कोई भी नेता हो तो जनरली नंबर 2 तैयार नहीं करता है। हाँ जी। खास करके रीजनल छत्रप जो होते हैं वो नहीं करते हैं। और वो आप देखिए वो कांग्रेस में भी वो चीज ट्रेंड राष्ट्रीय पार्टी में भी आ गया, कुछ हद तक बीजेपी में भी हो गया। अब जैसे कि आडवाणी जी का जो दौर था उस समय की जो सेकंड जनरेशन का पॉलिटिक्स है, और अभी के दौर में अब बिहार का ही संदर्भ में लीजिए, सेकंड जनरेशन पॉलिटिक्स में कहाँ इन्वेस्टमेंट लग रहा है। तो ये ट्रेंड, ये चीजें जो बीमारी कहीं ना कहीं की जा रही है। तो अब उस समय देखिए अब ऐसा नहीं था कि कर्पूरी जी को स्पर्धा नहीं होती थी, गजेंद्र हिमांशु से बड़ी स्पर्धा थी, अनूप लाल यादव से बड़ी स्पर्धा थी, विनायक यादव से स्पर्धा थी, जो बड़े बड़े नेता उस कालखंड के थे। तो कहते हैं कि राजनीति भीड़ में की जाती है लेकिन अपने लिए की जाती है। तो ऐसे नहीं कि कोई लोग संत थे, पावर पॉलिटिक्स वो भी करते थे। लेकिन हाँ, आप ये कहिए उनके समय में आप देखिए मंगनीलाल मंडल, देवेंद्र प्रसाद यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, रामचंद्र पूर्वे, पासवान को भी उन्होंने बनाया, रामचंद्र पूर्वे, रामविलास पासवान चलिए 69 में आ गए थे। तो उनकी पॉलिटिक्स कंसोलिडेट होती है, उनकी पॉलिटिक्स बढ़ती है। तो वो पूरे क्रेडिट नहीं ले सकते हैं कि मेरे कारण से 69 में बन गए थे वो अलौली से MLA। फिर आप जिसका की फेमस
ट्रायो की बात करते हैं, जी। लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और सुशील सुशील कुमार कुमार मोदी। मोदी। हाँ, तो ये उस आंदोलन से नेता, खैर सुशील कुमार मोदी उनके उनके उसको उसकी ये नहीं थे, अब जनता पार्टी की सरकार थी तो आप जनसंघ को मान सकते थे, लेकिन उन्होंने जो एक पौध जो तैयार की वो स्वतः रूप से होती चली गई, जिसको कि आपने देखा कि उनके जाने के बाद वैक्यूम नहीं आता है, उनके जाने के बाद लालू जी एक जी। नेता के रूप में वो आ जाते हैं। तो लालू जी की पॉलिटिक्स में अब क्या है कि भाई आप इसको मैं डायनास्टिक सोशलिज्म कहता हूँ, जी। या तो मेरी डायनास्टी का होगा या कोई नहीं होगा। आज के दौर में आज नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स की बात आ रही है, क्यों कहीं ने कहा दबे स्वर में ये बात उठ रही है कि उनके पुत्र निशांत कुमार को जी। आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी अपने सेकंड जनरेशन को तैयार नहीं किया। अगर सेकंड जनरेशन को तैयार किया होता एज ए पार्टी कि भाई मेरे नहीं रहने के बाद मैं पॉलिटिक्स में न रहूं, उसके बाद भी कोई संभालने के लिए कोई है, तो उन्होंने भी नहीं किया। तो उन्होंने बहुत पहले, नीतीश जी ने भी कहा था कि आज मैं आंखें मूंद लूं तो क्या होगा। तो ये कहीं न कहीं एक बड़े राजनेता का, रीजनल छत्रप का, मैं ये इस शब्द को यूज करने में मैं बहुत केयरफुली यूज कर रहा हूँ, कहीं न कहीं वो राजनीतिक दम्भ भी दिखाता है कि मेरे बाद कोई नहीं। बहुत एक पहले दिग्विजय सिंह ने बहुत पहले कहा था कि 1 से लेकर 19 तक यही है, 20वां ही कोई है। तो ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। यहाँ ले लीजिए मुलायम सिंह को ले लीजिए, मायावती को ले लीजिए, कहीं चले जाइए, चौटाला को ले लीजिए, गौड़ा को ले लीजिए, या तो परिवार होगा या कोई नहीं। आज उड़ीसा की क्या स्थिति है, नवीन पटनायक के बाद कोई खड़ा नहीं किया। आज देखिए मतलब बंगाल में क्या है, अभिषेक बनर्जी के अलावा कोई नाम याद आता है आपको? किसी को तैयार किया। तो ये जो एक बड़े नेता होता है उनको लगता है कि भाई मेरे अलावा कोई नहीं हो। एक ट्रेंड होता है कि भाई आई एम द होल एंड सोल। ये तो खैर ये एक पैन इंडियन ट्रेंड। जब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे तो मुझे कर्पूरी ठाकुर के वो वक्तव्य याद आता है कि अगर मेरे बेटे को टिकट दोगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सर उसके बारे में थोड़ा अगर आप जिक्र करें। हाँ, ये बात है 1985। अब देखिए रामनाथ ठाकुर की चर्चा कर रहे हैं जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं जी। तो ये 71 से ही वो इंटरमीडिएट पास कर लिए, फिर उन्होंने बोला हमको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था और पिताजी के सेवा में हम लग गए। पिताजी की सेवा में क्या लग गए, तो उनको भी राजनीति में दिलचस्पी होने लगी। ये भी पैदल चलते थे, ये भी काम करते थे और एक तरह से दबी इच्छा थी और कुंठा भी थी। लोग देखते थे कि यार पॉलिटिक्स में इतना थी, एमएलए बन गए, ये हो गए, लोगों इसको ये दे देते हैं, उसको वो देते हैं, बहुत सारे निगम मंडल कुछ होता है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो उनको भी कहीं ना कहीं दबी इच्छा थी। तो जब 85 के चुनाव की बात आ रही है तो रामजीवन सिंह उसमें पार्टी के अध्यक्ष थे, बाद में एमपी बने, मंत्री बने लालू प्रसाद सरकार में। तो ऐसी चर्चा हो रही थी, फाइल पर हो रही थी, तो हमने कहा कि एक हम लोग कैंडिडेट थे, हम लोगों का है, डिसाइड किए हैं रामनाथ। बोला कौन रामनाथ? बोला अपना रामनाथ। कब तो बिफर गए। बोला ऐसा करो ना, उसी को टिकट दे दो, मैं नहीं लड़ूंगा। तो फिर कर्पूरी ठाकुर के से ये तर्क करने की किसको हिम्मत हो सकती है? तो वो नहीं है, वो तो कहा कि ये नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी का मतलब वंशवाद, मेरा वंशवाद नहीं, ये नहीं चलेगा। तो ये मॉरल, ये एक स्टैंड लेना ये बहुत मुश्किल बात है। और आप देखिए कि उनके मरने के कुछ महीने के बाद एमएलसी बन जाते हैं। तो अंदर तो इच्छा थी ना, भले ही वो हमको बने, उन्होंने कहा था कि वन ऑफ द रिग्रेट्स, आपने पढ़ी हो किताब में, एक रिग्रेट है कि राजनीति में क्यों आया, दूसरा की घर क्यों तोड़वाया झोपड़ी। लेकिन जो पहला जो बोला, मैं बोलता हूँ वो पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट है। उन्होंने एक ऑडियंस को कैटर करने के लिए बोला है, वो मीन नहीं कर रहे हैं। मैं एज एन ऑथर लिखा, उस बात को रिकॉर्ड किया, लेकिन उनके शब्दों में मैं खुद विश्वास नहीं करता हूँ। वो मेरे में जाना चाहते थे 71 के बाद। कोई भी, मैं भी उनकी जगह पर रहता, वो भी इतने लंबे समय में पब्लिक सर्विस में है, क्यों नहीं आना चाहेगा? जी सर 1967 का इलेक्शन, क्या हम ये कह सकते हैं कि सोशलिस्ट विचारों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा कर्पूरी ठाकुर जैसे लीडर को और राम मनोहर लोहिया जैसे लीडर को? क्योंकि वो जनसंघ, जिस जनसंघ को पॉलिटिकली अनटचेबल समझी जाती थी, उस जनसंघ का सपोर्ट मिला। तो क्या ये सोशलिस्ट विचारों के साथ कॉम्प्रोमाइज था कि आपको सत्ता का सुख भोगना है तो आप किसी भी तरह से राजनीति में बने रहें? देखिए, एक तो मैं आइडियोलॉजी बड़ा मेरे ये सब्जेक्टिव टर्म लगता है, इतना मैंने जितने भी पॉलिटिक्स, समाजवाद को जो भी पढ़े, जब आप पॉलिटिक्स करते हैं तो आप जब पावर में रहेंगे तभी तो व्यवस्था परिवर्तन कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे।
तो वो दौर था कांग्रेस का। कांग्रेस का एक विशाल वटवृक्ष था, उसको चुनौती देनी थी। और जो धाराएं थी बड़ी छोटी छोटी धाराएं थी। अब देखिए 52 के चुनाव का रिजल्ट देखिए, 57 के चुनाव का रिजल्ट देखिए, 62 के चुनाव का रिजल्ट देखिए, ये सारी पार्टियां कहीं नहीं थी, कांग्रेस आगे थी। हाँ, सब जगह कांग्रेस आगे थी। 67 में पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। 67 में पहली बार, मतलब राज्यों में 9 राज्यों, बिहार से 9 राज्यों में उनकी सरकार गिरती है। राम मनोहर लोहिया मूवमेंट करते हैं। आप बताइए वो आदमी कब से लगा हुआ है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के टाइम से अलग होते हैं 48 में, एक फिर वो अलग बन करके जो सोशलिस्ट पार्टी बनता है 50 के अर्ली दशक में, तब से लगे हुए हैं। 17-20 साल उनको लग गए इस चीज को करने में, तब वो 9 राज्यों में वो सरकार बनती है। प्रश्न क्या था, मैं भूल गया। हाँ, मैं ये कहता था क्या ये सोशलिस्ट विचारों से कंप्रोमाइज नहीं था? मैं लगता हूँ कि मैं एक तरह से यस कंप्रोमाइज था, लेकिन उनके पास उपाय क्या था? उनके पास था कि ये जो लोग बोलते हैं कि भाई जननायक, ये जयप्रकाश लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने ये किया, एक बीजेपी को, जनसंघ को एक इंडोर्स किया, ये तो उन्होंने गोलवलकर साहब ने किया। लोहिया के साथ जो बाद में वो लिखते हैं राजनारायण की जिक्र किया है कि मैं कहता रह गया कि मत साथ जाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि एंटी कांग्रेसिज्म। और उसी को देखिए ना कि आप जब बीपी सिंह की सरकार में समर्थन किसका किसका है, आप देखिए तो बीजेपी का भी समर्थन है, लेफ्ट का भी समर्थन है ना। तो जब कोई भी एक धारा बहुत प्रबल हो जाती है तो उसके और विपक्ष संगठित नहीं हो, लामबंदी, तो एक लामबंदी जरूरी है, क्योंकि इवेंचुअली आपको पावर पॉलिटिक्स करनी है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे समझाए कि सोशलिस्ट विचारधारा आखिर है क्या। आप कंप्रोमाइज अगर आप करते हैं, किसी के साथ बनते हैं, तो फिर कॉमन मैन प्रोग्राम बनता है आपका। सवाल है कि उसके साथ सरकार में आने के बाद मैं कहता हूं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उनके साथ सरकार बना करके लाया ना उन्होंने रिजर्वेशन। हाँ, बिल्कुल, हाँ, जो ले आए ना बीजेपी के अगेंस्ट। बाद में आपने सरकार गिरा दी, कुछ भी कर दिया, आप ले आए उस चीज को। अगर कोई चाहता है, आप फॉर दैट एग्जाम्पल नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार में रहते हुए जितने सोशलिस्ट पॉलिटिक्स, वुमेन एम्पावरमेंट के उन्होंने काम किए, सारे सोशलिस्ट पॉलिटिक्स के रिफ्लेक्शंस हैं। वो कहाँ उन्होंने कंप्रोमाइज किया इस सेंस में? हाँ, आइडियोलॉजिकली यस, लेकिन प्रैक्टिकली नो। उन्होंने कहीं कहीं राइट्स नहीं होने दिए। तो ये जहाँ एसर्ट करने की बात होती है, आप है कि अपनी पॉलिटिक्स को कैसे आप बैक करते हैं, कितना एसर्ट करते हैं, आपकी पॉलिटिक्स जो कोर पॉलिटिक्स डाइल्यूट नहीं हो, ये देखना है। जो बड़े नेता होते हैं वो अपनी पॉलिटिक्स को, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर थे, एक सीमा के बाद उन्होंने डाइल्यूट नहीं होने दिया। वो रिजर्वेशन ला सकते थे, जो उन्होंने कोटा पॉलिटिक्स की वो ला सकते थे, पहले ला सकते थे, 1.5 वर्ष इंतजार किया उन्होंने, तो लेकिन लाया तो फिर उसको बैक किया। हाँ, ये मुझे भी लगता है कि सोशलिस्ट विचारों को छोड़ा नहीं उन्होंने, क्योंकि उन किसानों के लिए उन्होंने जो जमीन के ऊपर टैक्स माफ करना हो, या इंग्लिश को स्क्रैप करना हो स्कूल एजुकेशन से, मतलब आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम नहीं दे सकते हैं। अब अपने कोटा पॉलिटिक्स की बात की सर, कोटा पॉलिटिक्स की शुरुआत कैसे होती है, और खास करके आप एक संदर्भ का भी जिक्र करते हैं कि कैसे कर्पूरी ठाकुर ट्रेन के बाथरूम में छू जाते हैं दरभंगा में, तो ऐसा क्या होता है? तो इस पूरे समीकरण को थोड़ा विस्तार से बताएं। कोटा पॉलिटिक्स की शुरुआत कैसे हुई, उसमें EWS जोड़ने का प्रावधान कैसे किया गया? देखिए, कोटा पॉलिटिक्स की शुरुआत आप ये कहेंगे कि 1970 के लास्ट में जब बनते हैं मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर पहली बार, 6 महीने के लिए, 6 मंथ, तो उसी समय वो एक कमीशन का, मुंगेरी लाल कमीशन का ड्राफ्ट, मुंगेरी लाल कांग्रेस के नेता है, वो ड्राफ्ट तैयार होता है, लेकिन ऑलमोस्ट तैयार हो ही गया था और लाने ही वाले थे, तो ये सरकार की जाती है। फिर भोला पासवान शास्त्री, ये श्रेय भोला पासवान शास्त्री को जाता है, उनसे भी श्रेय नहीं लेना चाहिए। आखिर वो चाहते थे इसको ठंडे बस्ते में डाल सकते, सरकार उनकी थी, उनको लगा कि महत्वपूर्ण काम है कर्पूरी जी का, इसको मुझे आगे बढ़ाना चाहिए जी। और बहुत असर्टिव नेता थे, कम छोटे समय के लिए रहे कम मुख्यमंत्री, लेकिन एक सीमा के बाद वो भी समझौता नहीं करते थे। इसीलिए देखते हैं कि उनकी सरकार 18 दिन इतना दिन रहा, क्योंकि एक सीमा के बाद कम झुकते नहीं थे। तो वो जब लाते हैं तो फिर मुंगेरीलाल कमीशन, आप देखिए ये कब हो रहा है, ये 71 में हो रहा है। 71 कांग्रेस कैसे हिस्टोरिक चांस मिस करती है। आपका नेता समर्थित एक कमीशन बनाता है,
इसकी रिपोर्ट 1976 में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जब मुख्यमंत्री हैं बिहार के, सबमिट होता है। कुछ नहीं करते हैं डॉक्टर साहब, दूसरे बैठे रहते हैं, कांग्रेस यहाँ भी चूक जाती है। ये कर्पूरी ठाकुर जब बनते हैं 77 में, 1.5 बरस इंतजार करते हैं। विधानसभा में डिबेट होता है, एक एमएलसी उनको पूछते हैं कि क्या हुआ, आपने मैनिफेस्टो में बोला था रिजर्वेशन लाने की बात, कहाँ गया आपका 26% वाला? तो जो भी परसेंट था उसका 26 तो नहीं था, उन्होंने कहा कि वो कहाँ गया आपका कोटा पॉलिटिक्स की बात। तो राय शुमारी के बाद 1.5 बरस के बाद हिम्मत करने के बाद तो उसमें एक घटना घटती है जिसका कि सीमा चिश्ती जिक्र करती हैं रामनाथ ठाकुर के इंटरव्यू के हवाले से। इसको मैंने सीमा चिश्ती, ये शायद 3 नवंबर की बात होगी 1978 जी। प्रधानमंत्री ये दिवाली का पूर्व संध्या है। वो मोरारजी देसाई आते हैं, पटना के गांधी मैदान में भाषण होता है। उस भाषण के एक पक्ष में, एक अंश में एंटी रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो थोड़ा सा कर्पूरी ठाकुर को नागवार गुजरता है क्योंकि वो प्रोटोकॉल में उनको कुछ बोलना नहीं था, नहीं बोल पाते हैं। वो सी ऑफ करते हैं पटना एयरपोर्ट पर, लौट के आते हैं और अपने चीफ सेक्रेटरी को बोलते हैं कि ये चीज लाना है। तो सैद्धांतिक रूप से 3 नवंबर को डिसाइड हो गया। पत्र आया 10 तारीख को पत्र आता है। तो इस बीच में क्या होता है कि ये जब इन्होंने आइडिया दिया, देखिए ये जब आइडिया दिया तो भूचाल मच गया। 3 के कर्पूरी ठाकुर, किशोरी प्रसन्न सिंह, कैलाशपति मिश्र, ये तीनों की बैठकें होती थी, बैठते थे। और तीनों दोस्तों में अचानक इस बात के आने के बाद पूरा खिंचाव शुरू हो जाता है। ये कैसे हो गया, अचानक सोचा नहीं था। तब तक जनसंघ की पॉलिटी, प्रकाश जन पॉलिटी, भले ये वो उसके पार्ट थे, उस मसौदे के पार्ट थे, भाई जनता पार्टी की बात थी, लेकिन अंदर से नहीं चाहते थे। लेकिन अब ये निर्णय लिया जाना था। तब एक कंप्रोमाइज फार्मूला बनता है जिसका क्रेडिट जनसंघ और जो घटक दल उनको भी दिया जाना चाहिए, जो कि रिकॉर्ड में बात कम आती है। मुझे जहां जहां मौका मिलता है ये बात मैं रखता हूँ। कर्पूरी जी का आइडिया था 12+8 का, 12 अति पिछड़ों को और 8 पिछड़ों को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 3% महिलाओं को और 3% जो जनरल कैटेगरी में जो गरीब लोग हैं उनको, गरीब सवर्णों को। तो जो EWS कोटा जो आप बोलते हैं, इसका जन्म वहीं हो जाता है। तो एक तरह से वर्टिकल था और हॉरिजॉन्टल भी था। तो एक ही साथ वो OBC EBC कोटा पॉलिटिक्स के फाउंडिंग फादर बनते हैं और एक ही साथ महिला को रिजर्वेशन उसके फाउंडिंग फादर बनते हैं, और EWS कोटा जो आज के डेट में कहा जाता है उसके फाउंडिंग फादर बनते हैं। तो ये बीजारोपण उस 26% के साथ कर्पूरी ठाकुर ने दिया। तो फिर उसके बाद फिर वो उसका विरोध शुरू हो जाता है। तो पुराने नेता तो विरोध नहीं करते हैं, वो अंदर अंदर विरोध करते हैं। यंग लीडर जैसे अश्विनी कुमार चौबे, विक्रम कुमार, जनसंघ के ये सब नेता जाके विरोध करते हैं। इनको बहुत भद्दी गालियां सुननी पड़ती है। और वो जाकर के दरभंगा वाला जिक्र किया तो इतना विरोध हुआ तो उनको खोजने लगा, जाने लगे तो कहाँ है। तो वो ट्रेन के गए थे, तो ट्रेन के बाथरूम में छुप के किसी तरह से उन्होंने जान बचाई। तो ये एक तरह से मतलब मुझे लगता है कि उन्होंने एक कंसस निर्णय लिया था और एक पूरा सोशल जो चर्न था वो शुरू हुआ था। और ये जो इस तरह के जो विरोध होते थे उस विरोध को सामना करते थे। जी। सर, एक और बड़ा फैसला, कुछ लोग इसको इस तरह से देखते हैं, क्रिटिसाइज करते हुए कर्पूरी ठाकुर को, कि भाई आप इंग्लिश क्यों हटाए, आप चाहते तो इंग्लिश की व्यवस्था दुरुस्त कर सकते सरकारी स्कूलों में, क्योंकि इंग्लिश हटाना ऐसा फैसला था कि आपने सॉल्यूशन नहीं खोजा, प्रॉब्लम को ही खत्म करने की कोशिश किया। तो इंग्लिश हटाने का वो फैसला उनके दिमाग में कहाँ से आया? ये प्रश्न जब आता है तो बहुत मुझे तीखा डिबेट पटना यूनिवर्सिटी में मैं बोलने गया था, तो एक प्रोफेसर के साथ सीधा मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई ये निर्णय 2025 का नहीं है, ये आज से 58 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। जी, तब का बिहार बहुत पिछड़ा था। किसी भी निर्णय को आपके उस समय के संदर्भ के, सामाजिक राजनीतिक संदर्भ के हिसाब से देखा जाना चाहिए था। जी। आज के डेट में अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज है जिसकी जरूरत है एक्सेप्टेबिलिटी। अब ये कॉलोनियल लैंग्वेज नहीं है। जी।
ये एक महज एक भाषा है। मैं बराबर बोलता हूँ, मैं दोनों भाषाओं पर समान रूप से बोलता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि जस्ट बिकॉज यू आर सेइंग समथिंग इन इंग्लिश डजंट मीन यू आर सेइंग समथिंग ग्रेट। जी बिल्कुल। ये एक अन्य भाषा है, उसको अन्य भाषा के तौर पर लीजिए। तो उस समय के जमाने में आप दिस दैट भी कुछ भी अंग्रेजी में बोलते थे तो लगता था कि बड़ा गौरव का क्षण है, किसी को डोमिनेट करने का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और कोई भी ऐसी एक भाषा, ठीक है अंग्रेजों ने रूल किया हमें, उनकी भाषा हमारे लिए मैंडेटरी क्यों हो? और उन क्या कर्पूरी ठाकुर के आने के पहले अंग्रेजों ने इतना राज किया था? क्या अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि लोग अंग्रेजी जाने? आप दोस्त कर्पूरी ठाकुर को दे रहे हैं, ये व्यवस्था जब अंग्रेज ने जो सिस्टम चला आ रहा था उसके पहले से, या उसके पहले डॉक्टर श्री कृष्ण ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी? नहीं। क्या केवी साय ने बनाई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाई थी। तो आप ये दोष देना कि भाई अंग्रेजी को अपने जड़ उस समस्या को हटा दिया, ये एक विषय विमर्श का विषय हो सकता है कि उस साथ साथ अंग्रेजी को सुदृढ़ करने की कोशिश करते। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि इसमें मैंडेटरी बनाने कोई जरूरी नहीं था। कोई भाषा, वो उसको भी मैं एक सोशल एम्पावरमेंट का मुद्दा मानता हूँ, एक हथियार था। आप देखिए, मैं ये इसको कास्ट क्लास से ऊपर रखता हूँ। सोशल बहुत बड़ा वर्ग था, बहुत, मैं पूरा नहीं कहता, कोई जाति से कोई मतलब नहीं, सारा प्रकाश इंक्लूड कर लीजिए। बहुत बड़ा वर्ग था जो अंग्रेजी के कारण से वो पार नहीं कर पाते थे। मैट्रिक पास करना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। नन मैट्रिक एक सामाजिक दंश के समान था, वो एक सोशल स्टिग्मा की तरह स्टिक कर जाता था। कि मैं बराबर बोलता हूँ मजाक में, मेरे पिताजी या चाचा कैसे अंग्रेजी बोला करते थे, और जैसे मैट्रिक पास करते थे तो आपका घड़ी, साइकिल, रेडियो लड़के का फिक्स हो जाता था कि ये 3 चीज तो आपको मिलनी है। और अंग्रेजी जब कोई एमए पास कर जाता था, कोई अंग्रेजी बोलते थे तो देखने लोग आते थे कि कैसे होते हैं अंग्रेजी बोलने वाले। तो एक बहुत बड़ा हवा क्रिएट किया गया था। तो मुझे लगता था कि अगर वो उन्होंने नहीं किया होता तो एक बहुत बड़ा वर्ग जिन्होंने बाद में अच्छी शिक्षा प्राप्त की, समाज के डिफरेंट फील्ड में आए, एक जो राजनीति में जो नई पौध आई, वो शायद नहीं आ पाती। पैरेलली ये हो सकता था, लेकिन आप ये भी देखिए आपने समय कितना दिया। उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर में 10 समय दिया, एक चीफ मिनिस्टर में 6 महीने दिया, दूसरा बना 2 साल से कम दिया। तो आपने उस व्यक्ति को, अगर आपने 20 वर्ष समय दिया होता तब ना बात होती कि आपने क्या क्या किया। तो उस समय तो उनके पास जो उस कम समय में कर सकते थे। और देखिए आज के डेट में भी अगर वो गलत था, आने वाले किसी मुख्यमंत्री ने उसको रिवर्स करने की कोशिश नहीं की। 98 में एक प्रयास हुआ था, राजद सरकार थी जी, प्रयास किया था, लेकिन लालू यादव काफी विरोध किया, लालू यादव नहीं कर पाते और अभी तक वो बना हुआ, अभी तक वो बना हुआ। यहाँ भी नहीं, मुझे लगता है कि अन्य प्रदेशों में बना हुआ है। तो आप उस भाषा में, अब फिर मैं मानता हूँ, मैं दूसरा इसका डिबेट में देता हूँ कि 90 के बाद जब लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, प्राइवेट स्कूल सब आए, कन्वेंट स्कूल, सो कॉल्ड कन्वेंट स्कूल पढ़ा रहे हैं, हिंदी में नाम है कन्वेंट, हिंदी में कन्वेंट स्कूल आ गया, तो क्या सारी व्यवस्थाएं बदल गई? मैं तो कहा था कि क्या सब शेक्सपियर हो गए, मिल्टन हो गए, जॉन मिल्टन हो गए उसके बाद, सही तरीके से। हाँ, तो वो नहीं हुआ। तो एक इसको अन्य भाषा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे देश में जर्मनी, चाइना जैसी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई कि हमारी अपनी भाषा में सारे काम हो, कंप्यूटर की लैंग्वेज हिंदी में मातृभाषा, क्योंकि भाषा की विविधता अपने देश में ही बहुत ज्यादा है। आप किसी को राष्ट्रभाषा बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी पर थोप नहीं सकते जी। एक चीज छूट गया, वो कार्यसिद्धि बुझले अंग्रेजी वाला। कौन वाला? हाँ, वो प्रकरण ये था कि आज ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थे ना। हाँ, तो इनको टीएनवी कॉलेज भागलपुर में इट्स मैटर ऑफ प्राइड कि मैं वहीं से पढ़ा, पास आउट ग्रेजुएशन किया है। तो वहाँ एक आयोजन किया था, तो कोई एक डॉक्टर सीपी सिंह करके एक प्रोफेसर थे, तो उन्होंने अपनी अंगिका आंचलिक भाषा में कहा कि अंग्रेजी नहीं जाने छे तो यही अंग्रेजी खेल के, सिंस कर्पूर डजंट नो इंग्लिश, ही हैज रिमूव्ड इंग्लिश एज मैंडेटरी सब्जेक्ट। तो सारा भाषण वो, ये उन्होंने सारा भाषण इंग्लिश में तैयार किया था, ये हिंदी में तैयार किया था कर्पूरी ठाकुर ने, और ये सुन लिया जी। तो बड़ा नागवार गुजरा। उसके बाद उन्होंने जितने उनके कमांड में अंग्रेजी था, कर्पूरी ठाकुर ठीक ठाक अंग्रेजी बोलते थे, उनको 356 नंबर आए थे उस समय इंटरमीडिएट में, और उसमें पूरे भाषण उन्होंने अंग्रेजी में दिया। जब खत्म किया तो आयोजक ने कहा कि रेसिपी बुझना अंग्रेजी। इंटरेस्टिंग।
सर, जी। आपने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जिक्र किया और आप अपने किताब में विस्तार से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का भी जिक्र करते हैं कि कैसे श्री कृष्ण सिंह के बाद एक लिगेसी जो आई, कैसे वो आगे बढ़ पाया या नहीं भी बढ़ पाया। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया सर, एजुकेशनल डेवलपमेंट किया, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि जो हम आज का बिहार देखते हैं जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन की समस्या बनी है, तो ये क्यों कोई डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की लिगेसी को आगे नहीं बढ़ा पाया, क्या कारण रही? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद आप कोई कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाए बताइए मुझे जिन्होंने 5 वर्ष पूरा किया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो थी बिहार के पॉलिटिक्स में 67 से 72 के बाद, और कांग्रेस ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स में अपर कास्ट ड्रिवन पॉलिटिक्स की। अब थोड़ा बहुत समर्थन अगर 67 से 72 के बीच में दिया अगर ओबीसी या दलित नेता को, तो राजनीतिक व्यवस्था के कारण दिया। जैसे आपको नंबर्स आते हैं तो आपके मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? केदार पांडे जी, भोला पासवान शास्त्री, सब वो हटाया 67 से 72 के बाद में। हाँ, तो उसके बाद फिर से मछली कांड होता है, फिर अपर कास्ट से जगन्नाथ मिश्रा बनते हैं, बीच में अब्दुल गफूर बनते हैं, और फिर 80 से 90 दशक में देखते हैं जगन्नाथ मिश्रा, जेसीबी बोलता हूँ मैं, चंद्रशेखर सिंह, विदेश्री दुबे, भागवत आजाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, फिर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा 3 महीने के लिए लास्ट में बनते हैं। तो ये पूरी तरह से मैं इसको मानता हूँ कि एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ विजन। मैं देखता हूँ विजनरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, केवी साय थे। केवी साय में विजन था कि भाई जमींदारी उन्मूलन को लेकर के जो उन्होंने काम किया, डॉक्टर श्री बाबू के काम के आगे बढ़ाया। केदार पांडे ने थोड़ा सा काम किया, जो चोरी होती थी मैट्रिक में एग्जाम्स में, उस चीज में कड़ाई की। तो ऐसा नहीं कि सब किसी मुख्यमंत्री ने कुछ अच्छा काम नहीं किया, सबने कुछ अच्छा किया, लेकिन एक जो लंबा उनको समय देना था एक पॉलिटिक्स का, तो जो श्री बाबू ने एक जो मॉडर्न बिहार का फाउंडेशन दिया हमारे पास, आपने सही कहा, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं, जितनी बड़ी बड़ी आप बिहार में चीज नाम ले लीजिए, भरा पड़ा हुआ है श्री बाबू के कामों से। और बल्कि उनके समय में जो काम आए, जो जूट इंडस्ट्री आई, पेपर मिला है, चीनी मिला है, वो सब खत्म हो गया। कुछ वो झारखंड का हिस्सा बन गया, वो झारखंड का हिस्सा चला गया, और वो सारी चीजें खत्म हो गई। तो वो उस पर सस्टेन रूप से काम नहीं हुआ। फिर आप ही का जवाब आता है 90 के दशक में, लालू जी की हम चर्चा कर चुके हैं, 90 से लेकर के 2015 के बीच में 5 वर्ष में कुछ काम हुआ। फिर उसके बाद फिर वो गवर्नेंस डेफिसिट रहा। फिर जाकर के जब नीतीश कुमार परिदृश्य में आते हैं, तो पिछले इन वर्षों में आप कहीं 2 सेक्टर में काम हुए। मैं कहूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ। मैं एक शब्द में अगर डिफाइन करने के लिए कहता हूँ, ये सोशल एंड एंटरप्रेन्योर है और इंफ्रास्ट्रक्चर मैन है। इन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग का बहुत डेप्थ काम किया, जो इनकी लास्टिंग लेगेसी रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर तो पुल पुलिया में बोलता हूँ टूट जाते हैं, इनकी लेगेसी रहेगी 50% महिलाओं का रिजर्वेशन, महिलाओं को 35% जॉब, महिला बटालियन। अभी देखिए पटना की ट्रैफिक पुलिस का लार्ज पार्ट महिलाएं संभाल रही है। तो महिला सशक्तिकरण का जो काम हुआ, जीविका समूह का 10-11 लाख जीविका समूह बनाना, और एक जो आप सब जगह यूनिफॉर्म में कहीं दिख जाएगी। रात में मैं लौट रहा था तो देखा कि डिप्लॉयमेंट में महिला पुलिस भी है, ट्रैफिक पुलिस में, तो देख रहे हैं ये चीजें नहीं है। ये इनकी लास्टिंग लेगेसी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया। लेकिन बट इंडस्ट्री में हमारा पास नहीं हो पाया। और कहीं न कहीं पानी सड़क तक सीमित, कहीं न कहीं सोशलिस्टों के विजन में जो है ना, दे आर अगेंस्ट, मतलब कहीं न कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का ये चीजें, मतलब वो था कि बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा, और वो उसके प्रति एवर्स रहे हैं। तो मुझे लगा कि अगर नीतीश कुमार को मैं अगर क्रिटिक के रूप में अगर देखता हूँ, कुछ उनको समालोचना मुझे करनी होती है, तो मेरी यही समालोचना है कि सर 20 साल आपका सरकारी नौकरी नहीं था जी, 4 टर्म, इतना लंबे समय में आपको 2 टर्म आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखते, शेष 2 टर्म में मेरा हिसाब से जैसे कि नोएडा एक तैयार हुआ है, हमारे पास ट्रांस गंगा टाउन क्यों नहीं है जहाँ की इंडस्ट्रियल रब होता है। ये जो हमारा नोएडा होता, वो हाजीपुर मुजफ्फरपुर हमारा नोएडा होना चाहिए। अब तो छपरा तक हो सकता था, तो वो इंडस्ट्री होनी चाहिए, वो आपने क्रिएट क्यों नहीं किया। आईटी इंडस्ट्री हैदराबाद में, जैसे बाहर के लोग, बेंगलोर में आप देखिए इतने लोग काम कर रहे हैं। अब बेल्जियम क्लाइंट है, यूरोपियन कंट्री क्लाइंट है, अमेरिका क्लाइंट है, अगर उसको रात में ही काम करना है, वो आईटी सिटी हमारे पास क्यों नहीं बन सकता था जी। वो तो लैंड विजन, ये इसी की जरूरत है। तो अब ये चीजें ओपन हो रही है। अब हमारे पास कुछ सीमेंट फैक्ट्री आ रही है,
अभी देखिए हमारे पास ताज होटल आया पटना में। तो ये चीजें धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन जो काम अभी हो रहा है, मैं सोचता हूँ कि 10 वर्ष पहले बिजली सड़क पानी बड़ा बेसिक चीज है। हम आजादी के 78 वर्ष के बाद हम बिजली सड़क पानी अभी भी ही उसी कर की रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं जी। जी जी। सर, जब हम कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं तो बहुत कम जिक्र होता है उनकी फ्रीडम फाइटर की जिंदगी कैसी रही। तो बतौर फ्रीडम फाइटर कर्पूरी ठाकुर का जीवन कैसा रहा, और जो बाद में उनकी राजनीतिक जीवन रही, कैसे उन अनुभवों ने उनको एक बेहतर राजनेता के रूप में निखारा? देखिए, एक समस्तीपुर के एक छोटे से गांव पितौंजिया, जिसको हम कर्पूरी ग्राम के रूप में जानते हैं। पितौंजिया तो पेट्रोग्राड। हाँ, पितौंजिया तो पेट्रोग्राड। वहाँ जिसका जन्म होता है, जहाँ की मतलब एक उनकी जाति का एक ही घर है, अब तो 7-8 घर उन्हीं के विस्तारित परिवार हो गया है। वहाँ से उदय, और उस टाइम में हुआ था सुनता मूवमेंट शुरुआत हो जाती है, और जो कुछ लिखा जा रहा था उस समय, जितने भी प्रखर लोग सब थे, जानकी वल्लभ शास्त्री, रामधारी सिंह दिनकर, इन बड़े बड़े पोएट्स को पढ़ करके ये बड़े हो रहे थे, तो एक विचार ओतप्रोत बढ़ जाता है। मैंने जिक्र किया है कि कैसे उनका नाम कपूरी से कपूरी पड़ा। रामनंदन कृष्णा टॉकीज समस्तीपुर में रामनंदन मिश्र आते हैं, बहुत समाजवादी, बहुत बड़े नेता, बहुत ही ओजस्वी भाषण एक छात्र नेता के रूप में। और ये मुझे लगता है सर कि जैसे कर्पूरी ठाकुर ने स्लेट में जो लिखा कपूरी, और पिताजी को दिखा, मुझे लगता है कि उसकी उपज भी थी कि भाई आप भले ही किसी को नहीं पढ़ाओ, लेकिन मैं पढ़ूंगा, आप मुझे स्कूल में दाखिला करवाओ। और ये तरह से वो स्टार्टिंग पॉइंट था। उसने कपूरी लिख कर दिखाया और पिताजी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। 8 भाई बहनों में मतलब वो अपने से पढ़ के, तो वो जब जाते हैं तो वो हमेशा कहीं न कहीं बहुत बार ऐसी आई कि उनकी स्कूल फी के कारण नाम कटने वाला था, लेकिन वो डरे। आप देखिए ना कि फरही लेकर के, मुरमुरे लेकर के, पॉकेट में चना लेकर के वो जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, बिना चप्पल के जा रहे हैं। ताजपुर, एक तरफ समस्तीपुर भी 6 किलोमीटर, ताजपुर भी 4 किलोमीटर, नमक अचार रोटी, हाँ, ये सब लेकर के वो जा रहे हैं, वहाँ पढ़े हैं। और उसमें 1939 में ओहनी उनके गांव के पास सभा होती है, उसमें शायद आचार्य नरेंद्र देव, ये सब लोग आए थे। वो छोटा बच्चा वहाँ भाग लेता है, समाजवादी विचारों से ओतप्रोत। तो सुनता मूवमेंट में के कारण से ये हुआ कि 1940, उसके पहले से सजग ये लगे हुए थे कि उनको 40 में वो मैट्रिक पास करते हैं, तो सीएम कॉलेज दरभंगा में एडमिशन कराते हैं। लेकिन वो 12th के बाद वो 42 का मूवमेंट आता है, क्विट मूवमेंट में वो ड्रॉप करते हैं। और उसके बाद कितने जगह की उनको जिम्मेदारी दी जाती है, वो जेल में जाते हैं। और 43 का वाकया तो कमाल का है, जब वो दिन भर अपने स्कूल में पढ़ाते हैं और रात में शाम को कहीं घूम रहे होते हैं और प्रचार कर रहे होते हैं और नामबंदी कर रहे होते हैं मूवमेंट के लिए। तो इनको पुलिस खोज रही थी, ब्रिटिश पुलिस, तो अपने ही छत पर सो रहे थे, स्कूल की छत पर। वो गांव में जाके देखिएगा, वो बड़ा भवन बन गया है, उसी की छत पर अपने 3 दोस्तों के साथ सो रहे थे। तो उनको रात में पुलिस घेर के पकड़ लेती है और जेल में जाती है। और वहीं से जब 43 में जब अरेस्ट होते हैं, उनको सेंट्रल जेल भागलपुर दिया जाता है। वहां से एक बड़े नेता का जन्म होता है। और मतलब टॉटस के गीता, रामायण, महाभारत, और एक से एक जो क्या नाम, एक का नाम भूल गया मैं, ब्रिटिश थिंकर जो थे, जेएस मिल, नहीं जेएस मिल नहीं, अचानक भूल गया, याद आ जाएगा। हाँ, तो बड़े बड़े लोगों को जो पढ़ते थे, वो शाम को असेंबली होती थी जेल में, लोगों को बात करते थे। बात करने के बाद उनकी जो बौद्धिक क्षमता है उसका पता चला, ये आदमी कितना बड़ा हो सकता है। तो वहाँ अब जब देखिए पूरे समाजवादी बड़े बड़े नेता उस समय थे, इसमें सावंत सिंह थे, सूरज नारायण सिंह थे, उनकी अगली वाली पीढ़ी जो थी, पिछली पीढ़ी थी, वहीं से सोशलिस्ट, वहां से जो निकल के जो 45 में निकलते हैं, तो एक बहुत बड़े नेता के रूप में उनका जन्म होता है। और इसी बीच एक और रिवॉल्यूशन होता है आजादी के बाद, जेपी आंदोलन, उसमें भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहता है सर। तो और वो थोड़ा प्रकरण होता है कि कैसे नेपाल की गवर्नमेंट कह रही थी कि भाई हमको कोई राला ला के दो, हम तुमको ठाकुर को ला के देंगे। और ये नेपाल 2 बार गए वो। फ्रीडम मूवमेंट के टाइम में आजाद दस्ता जब जयप्रकाश नारायण ने बनाया था, तो आजाद दस्ता को खोज करते करते उनको लगा कि उनके खोज में बनारस गए, फिर वो नेपाल जाते हैं। नेपाल में उनसे उनकी मुलाकात होती है, वहां जाके काम करते हैं। उसी समय का एक प्रकरण है कि लगातार चले जा रहे हैं, फूंक से बिलबिला रहे हैं, तो एक मक्के का खेत दिखता है,
मक्के के खेत को, मतलब वो मक्का तोड़ करके उसमें कुछ दाने सड़े हुए हैं, तो इसको कैसे खाएं। तो देखते हैं बगल में चिता जल रही है, तो चिता की राख पर जी। वो भुट्टा को वो हम लोग भी बोलते हैं, उसको हाँ। पका करके वो खाते हैं। तो वो भूख क्या चीज होती है कि चिता की राख, चिता की आग को भी नहीं बख्शती है, वहां गर्म करके खाते हैं। ये उस समय का था। तो कट्टू जो इस मूवमेंट की बात, अब जेपी मूवमेंट की बात कर रहे हैं, मैं बराबर बोलता हूँ कि जेपी मूवमेंट को जनरली लोग समझते हैं कि भाई इसमें लालू प्रसाद, हाँ। नीतीश कुमार, बहुत कम जिक्र स्टूडेंट आते हैं लीडर का कर्पूरी उदय ठाकुर। हुआ। बिहार से बाहर रह करके किसी मूवमेंट को कैसे आप लामबंद कर सकते हैं, कैसे मूवमेंट को आप बड़ा कर सकते जी। हैं, ये बहुत बड़ा उदाहरण था कि वो साउथ में रहते हैं। पूर्णिया से स्टार्ट करते हैं। पूर्णिया में थे जब इनको इमरजेंसी लगी थी, कुलदीप नैयर ने, बड़े पत्रकार, उनको बताया था। फिर जाकर के नेपाल जाते हैं, बंगाल जाते हैं, फिर वो साउथ में जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, और फिर उत्तर प्रदेश जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में उनको 500 रुपया की जरूरत थी, तो किसी से, एक प्रोफेसर से उन्होंने मांगा कि हमको 500 चाहिए। प्रोफेसर तो से निकाल भी दिया जाता है। प्रोफेसर ने उनको 1000 रुपया दिया, तो बोला कि नहीं 1000 नहीं चाहिए। तो किसी तरह से 700 रुपये में, 750 रुपये में बात आई। तो ये इस तरह की ईमानदारी। तो और अंत में जाकर के 70 में जब वो मंच पर आते हैं और जब घोषणा करते हैं जयप्रकाश नारायण की सभा में, कर्पूरी ठाकुर भी उपस्थित हैं, तालियां बजती है, वहां भी वेश बदले हुए हैं, आते हैं, तब उनको अप्सरा सिनेमा के पास पुलिस गिरफ्तार करती है। तो पुलिस को कहते हैं कि कहाँ थे 19 महीने, आपकी पुलिस कहाँ थी। तो ये कर्पूरी ठाकुर का जेपी मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान था, जिसकी आप उनकी जर्नी अगर देखेंगे आप, तो पता चलेगा कि उन्होंने क्या काम किया। सर एक और चीज जो कर्पूरी ठाकुर को सब नेताओं से अलग मानता है, ये मेरा पर्सनल आकलन जब मैंने ये किताब पढ़ी, कि इजिली अवेबिलिटी, कि एक रिक्शा वाला भी भाई सहाय साहब मिल पाता है। ये क्योंकि एक लेखक चौंक जाता है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि एक रिक्शा वाला सीएम आवास में जाकर हमको इंटरव्यू दिवा सकता है। तो इसका ये क्या प्रकरण था सर? देखिए क्या है ना कि आप लोगों के बीच से निकले हैं ना, आप कोई भी, आप कहते हैं कि लेखक उतना ही बड़ा होता है जितना पाठक। जी, पाठक। उसी प्रकार नेता उतना ही बड़ा होता है जितने उसके लोग। तो ये लोग के बीच से, क्योंकि ये लोक नायक बोलते हैं ना, जननायक, तो वो कहाँ से निकल के आता है? लोग के बीच से लेकर के आया। नेता तो सापेक्ष शब्द है ना, नेता अपने आप में एक शब्द नहीं है, जनता चाहिए, निरपेक्ष शब्द नहीं है नेता, सापेक्ष शब्द है। तो वो वहां से लोग कितने मूवमेंट से निकल कर आते हैं, और जब इनको सत्ता मिलती है तो सत्ता इनके सर पर नहीं जाती है। सत्ता मिलने के बाद मतलब ये नहीं होता है कि घमंड हो गया। तो वो लोग के बीच में किसी का और एक समय दे देते थे, और इतने परेशान थे इनके लोगों से मिलने के कारण से, फाइल साइन करवाने के लिए उनको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ले जाता था, उनको शेखपुरा ले जाया जाता था। शिव कुमार जी जो उनके साथ काम किए, बढ़िया के नेता हैं, वो बताते हैं, या फिर उमेश प्रसाद सिंह वो बताते हैं, समाजवादी नेता, लोहिया के साथ काम किए हैं, कि किस प्रकार के कर्पूरी अपना काम निपटाते थे, और मतलब दफ्तर में भी सो जाया करते थे कभी 2-2 बजे। तो वही अपनी रिलेंटलेस किताब में उन्होंने लिखा है, जसवंत सिन्हा की जो किताब है, उसमें एक डिवोटेड चैप्टर है कर्पूरी ठाकुर पर, जिसमें पूरी तरह से उन्होंने बताया कि वो किस प्रकार काम करते थे। मेथड नहीं था उनके काम, उनके मेथड को देख करके एक प्रकरण उन्होंने जिक्र किया है। उनके गांव जाते हैं तो गांव में कुर्सी नहीं रहती है, और चाय बना रही होती है उनकी पत्नी, तो बड़ा ये झेप जाते हैं कि भाई वो भी खड़े हैं, ये भी खड़े हैं, तो किसी तरह से स्थिति को संभालते हैं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को देने के लिए चेयर नहीं है। ऐसा नहीं कि वो खरीद नहीं सकते थे एमएलए जी। उन्होंने उस तरह की लाइफ को, पॉलिटिक्स की उन्होंने प्रैक्टिस किया। वो कहते थे कि अपने पतोहू को कहते थे, आशा रानी को, रामनाथ जो नहीं रही, रामनाथ ठाकुर की पत्नी को, कि मैं जब पक्का मकान बना लूंगा तो लोग मुझसे रिलेट करना बंद करते हैं। तो कुछ चीजें उन्होंने कंससली किया। ऐसा नहीं हो सकता कि 52 से कोई आदमी नेता है तो वो खरीद नहीं सकता है। अभी हम लोगों को लगे कि ये दंत कथा का विषय है, वो उस प्रकार की पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। सर जब हम बिहार की बात करते हैं तो कास्ट पॉलिटिक्स की बात होती है, और मुझे ये किताब इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि ये सिर्फ कर्पूरी ठाकुर के ऊपर नहीं है। आपने एक पूरा चैप्टर दिया त्रिवेणी संघ के ऊपर, और भी जो 1930s और आज़ादी के पहले या 19th सेंचुरी में, हाँ, जो किस तरह से वो आंदोलन बन रहा था। तो
कैसे त्रिवेणी संघ कास्ट प्रोटेस्ट का जन्म देती है और कैसे त्रिवेणी संघ के बाद और भी ऑर्गेनाइजेशन आती है और बिहार में कास्ट प्रोटेस्ट का जन्म होता है सर, तो त्रिवेणी संघ के कॉन्टेक्स्ट में आप थोड़ा इसको समझाइए। हाँ, तो त्रिवेणी संघ समझने के लिए आपको 1890 जाना पड़ेगा। 1890 के में समय क्या हुआ ना कि बहुत सारे मतलब कुछ जातियों को अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट का दर्जा दिया। कोयरी कुर्मी, हाँ, मतलब किसी को भी, मतलब किसी जाति का नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे शायद आपने उसमें मेंशन किया है कैसे हाँ। कुर्मी शायद, हाँ, उसको एक कहा था आर्मी में नहीं जाने दिया जाता था। हाँ, मैंने कुछ संदर्भ रहे होंगे जी, तो उससे कास्ट एसर्शन शुरू होता है, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन बनने शुरू हो जाते हैं। तो जब ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है तो ये हमको लगता है कि पहला ऑर्गेनाइजेशन 1894 में बनता है। फिर वो जब 90 से लेकर के आप 1920 तक का जाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि या तो एकदम गोप सभा 1910, रास बिहारी मंडल, ग्रेट बीपी मंडल के फादर, हितकारिणी सभा, इस तरह की सभाएं बननी शुरू होती है। तो त्रिवेणी संघ 1933 में बनता है जब करागर में शाहबाद के, तो उसका कारण ये था कि जाति की अलग अलग जाति की आपने तो बना लिया संगठन, क्या हम कन्फेडरेशन बना सकते हैं? तो तीन जो प्रमुख जातियों थे उसके पहला कन्फेडरेशन वहां बनता है, जिसमें कि JNP मेहता, शिव पूजन सिंह और एक जगदेव प्रसाद, सरदार जगदेव प्रसाद जी करके आते हैं महात्मा, क्या क्या सर मैं बोल रहा हूँ, ये तीन जातियों के एक प्रतिनिधि नेता आते हैं। त्रिवेणी संघ का कंसेप्ट बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन त्रिवेणी संघ के जब वो बनता है तो उसी समय सहजानंद सरस्वती का आंदोलन पैरेलली चल रहा होता है, दो घटक में। तो लेकिन उन दोनों में एका नहीं हो सकती है, तो कहीं ना कहीं ये लगा कि ये यार अपर कास्ट ड्रिवन है जी, है ना। बड़े बड़े नाम रामलिंग मुनि, सहजानंद सरस्वती, उसके आंदोलन में राहुल सांकृत्यायन ना, इस तरह के लोग हैं, शीलभद्रया जी, इस तरह के नाम हैं, किशोरी प्रसन्न सिंह। तो अब क्या एक सामाजिक दुराव था, सोशल स्ट्रक्चर इस प्रकार था, तो ये दोनों अगर साथ आते हैं ना तो बड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। कांग्रेस बहुत बड़ी फोर्स थी, तो कांग्रेस स्वामी जी पर तो नहीं चला कांग्रेस का जादू। बहुत कोशिश किया कि इनके आंदोलन को कुंद किया जाए, वही श्री बाबू बड़ाई करते हैं, सहजानंद सरस्वती को बड़ाई करते हैं कि भाई आपने जो किया बहुत बड़ी बात है। फिर बाद में इनको मतलब रोकने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार फिर वो जो एक जो सामंती व्यवस्था में जो जमींदार लोग हैं उनके पैरोकार सरकार में जब आते हैं, तो 37 में जब सरकार प्रोविंशियल असेंबली की बन जाती है तो उसमें आप पैरोकार भी हो जाते हैं, तो एक सरकार की व्यवस्था होती है। तो लेकिन वो स्वामी जी नहीं माने, उनका चलता रहा। 50 में उनकी मृत्यु हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन उसको क्या किया उन्होंने, कांग्रेस ने कोऑप्ट कर दिया। जैसे किसी संगठन से कोई नेता या किसी पार्टी से कोई बड़े नेता है, उसको मिला लो अपने आप। तो भाई आप उनको जब कोई चुनाव हुआ तो कोई छोटा मोटा नगर निगम टाइप का चुनाव हुआ था तो नहीं दिया, सीट अपने खड़ा हो गए, कुछ 4-5% कुछ वोट लाया होगा। और उनको देखिए, उनके एक नेता को टिकट मिला 62 में नौबतपुर से, दासू सिंह, 62 इतना। और ये कब है, ये त्रिवेणी संघ खत्म हो जाता है मिड 40 कांग्रेस में मर्ज हो जाता है त्रिवेणी संघ? नहीं, RDP में इनके MN रॉय की रेडिकलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी में मर्ज हो जाती है। और जो इनके बड़े नेता है सारे को, जो नेता है कांग्रेस उसको ये अपने में आप में अपने समाज को उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो एक स्टार्ट बहुत अच्छी तरह से हुआ था त्रिवेणी संघ का। लेकिन वो त्रिवेणी होता है कि गंगा जमुना सरस्वती में सरस्वती गायब होती है, यहाँ तीनों गायब हो गया। तीनों गायब होकर के वो फिर जाके दूसरा उबाल आता है, वो बाद में आता है। लेकिन वो आप देखिए, ये सफर जो होता है कि इस पर एक किताब लिखी जा सकती है कि किस प्रकार से सभा से सेना का सफर, जाति सभा से लेकर जाति सेना का सफर, जो कि मिड 70s में आप देखिए रूपसपुर चंदवा में संथाल को मारा जाता है। पहला अगर आप कह सकते हैं तो कास्ट का मैं बेलछी मानूंगा, कास्ट वाला। लोकचक इंसिडेंट के बाद शायद त्रिवेणी संघ का उदय हुआ था सर, 19 समथिंग त्रिवेणी का 1933। हाँ, लोकचक इंसिडेंट एक हुआ था, मतलब एक हमको लगता है कहीं मुंगेर के आसपास या कहीं कुछ 30s में जो है ना, मैंने बहुत ही इस तरह के हिंसा सब शुरू हो गया था, जाति वाला सब। तो आखिर उसका ट्रिगर तो होगा ना, तो तीन जातियां आती है तो फिर असर्ट कर। मेरे कहने का मतलब कि शुरुआत तो हुई,
लेकिन वो किस प्रकार वो उसकी धारा वो बिखर जाती है और फिर वो एग्रेशन में चला जाता है। जी। फिर वहाँ फिर आप 70s में आते हैं, 69 में नक्सलवादी मूवमेंट होता है, लेट 60s में जी। कानू सन्याल, चारू मजुमदार यहाँ आते हैं, तो उसकी हनक बिहार में भी आती है। और कैसे एकवारी गांव आप जानते ही हैं, बिलाउर एकवारी, शहर के आसपास एकवारी में गया था। एकवारी में एक पूरा चैप्टर ही मैंने लिखा है। फिर जाकर के ये नक्सलवाद में मतलब वो एक कन्फ्रंटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। वो कन्फ्रंटेशन फिर जाति हिंसा में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर वो मतलब 2000 तक वो चलता है और तब जाकर के बात रुकती है। तब एक प्रकार का सोशल असर्शन का वो जो दौर है वो पावर ट्रांसफर होता है। नीतीश कुमार हाँ, नीतीश कुमार आए तो पावर ट्रांसफर जो प्रकाश से ओबीसी में होता है। और 35 वर्ष से सोशलिस्ट रूल अभी जो चल रहा है, अब बिहार में एक अनदर पावर ट्रांसफर की जरूरत है। अब समय आ गया है, सत्ता ओबीसी से ईबीसी में जाए, ये शेड्यूल कास्ट में जाए। उत्तर प्रदेश में मायावती के रूप में जा चुका है। हमारे यहाँ 3 दलित चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन सारे प्लेस होल्डर्स थे। एक नेचुरल जो नैसर्गिक जो होना चाहिए वो पावर ट्रांसफर हमारे यहाँ नहीं हुआ है। तो हम उस दौर में जा रहे हैं। तो वो दौर हम पार कर चुके हैं। अब वो एक रोटी का संबंध तो हो गया है, बेटी का संबंध नहीं हो पाया है। वो एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। सेलेक्टिवली ये होना शुरू हो गया है। जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, मैं जानता हूँ, मेरे एक दोस्त है, उनके मतलब बोलते हैं कि भाई मेरे घर में ऑलमोस्ट मतलब सभी जातियों के लोग आ गए हैं, शादी विवाह है। और तो ये चीजें अब टूट रही है, बंधन टूट रहा है। वो एक अलग एक फेज आएगा, वो शुरू होगा। तो अब हम उस फेज को, तो आप अगर इसको मैप करेंगे 1890 से पोस्ट अंग्रेज के टाइम से लेकर के, तो इसमें बहुत सारी चीजें आएगी। इसमें आरक्षण भी आएगा, इसमें जेफरी विट्सो की किताब डेमोक्रेसी अगेंस्ट डेवलपमेंट भी आएगी। हाँ, तो 50s के पहले क्या कास्ट असर्शन था और 50 के पोस्ट रिजर्वेशन के बाद वो कैसे आता है। इस किताब से हटकर एक सवाल, संतोष सिंह आजकल क्या पढ़ रहे हैं? संतोष सिंह बहुत कुछ पढ़ते हैं, मिला जुला पढ़ते हैं। अभी मैं जानकी दास, अलका सराफ की किताब है जानकी दास तेजपाल एंड सन्स, एक वो पढ़ रहा हूँ। और अभी एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नागरिक प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का इतिहास फिर से प्रकाशित होकर के आई है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। मैं मिला जुला के पढ़ता हूँ। थोड़ा सा मैं मतलब बीच में छूट गया था, राहुल रामाकुंडम ने लिखे जॉर्ज फर्नांडिस की बायोग्राफी जो आई है, तो वो टुकड़ों में थोड़ा सा वो पढ़ लेता हूँ। थोड़ा सा मतलब अदम गोंडवी का समय का मुठभेड़ पढ़ रहा हूँ। तो मेरा मतलब साहित्य, राजनीति, अपनी पत्रकारिता, और मैं इंटेंस गवेषणात्मक पत्रकारिता एक्सप्रेस मुझे करनी पड़ती है। काफी फील्ड ट्रेवल करता हूँ। अभी SIR पर जो पूरी रिपोर्टिंग हुई, उसमें एक्सप्रेस ने किस प्रकार से लीड लिया। आज भी आपकी रिपोर्ट छपी है। वो लगातार छपेगी। तो लगभग हमारे और मेरे सहयोगी मिलकर हम लोग 2000 किलोमीटर की यात्रा की, फिर नई यात्रा शुरू करेंगे। तो उस फील्ड में तो मैं एक मूलतः पत्रकार हूँ, लेकिन मैं एक पत्रकार के बाद आप जोड़ लीजिए, मैं ये मानता हूँ कि एक पत्रकार को जब आप एक लंबे समय तक किसी राज्य को कवर करता हूँ, तो अपने समय को आपको रिकॉर्ड करना, आंखों देखी अनुभव, हाँ, अपने आंखों देखी पढ़ी हुई। तो क्योंकि आपने जो देखा है वो आपकी देखी हुई है। मैंने जो नीतीश कुमार को देखा समझा है, बाद के रिसर्चर आएंगे वो पढ़ के जानेंगे, लेकिन मैं उन पर जो लिखूंगा उसके आधार पर विश्लेषण करेंगे। तो फर्स्ट हैंड इंप्रेशन के बाद तो मैं अपने समय को दर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, वेदर थ्रू बुक्स, पॉलिटिकल बुक्स, वेदर थ्रू माय पोएट्री। ये मेरी कोशिश है जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक अदना सा तालिब इल्म को अरे नहीं ऐसा मत बुलाया, और बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बोला था कि मैं इस तरह के जो संजीदा काम कोई भी करते हैं, और किसी की शुरुआत तो शून्य से होती है ना। हाँ जी बिल्कुल। शून्य तो हम ही ने दिया है, आर्यभट्ट से, हमारे इसी बिहार की धरती से है। तो कोई शुरुआत होती है, क्योंकि आपके मुझे लगा कि सीरियस काम कर रहे हैं। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो मुझे नहीं लगा कि मुझको मैं वो लाइक्स और सब्सक्राइब में मैं नहीं किया। जी शुक्रिया। मुझे लगा कि हो सकता है कि 5 बरस के बाद
आप बड़े हो जाएं तो फिर हो सकता है इस इंटरव्यू को आप हाँ याद जी करेंगे। बेशक। दोस्तों, आप संतोष सिंह को सुन रहे थे, जो अपनी किताब के ऊपर विस्तार से चर्चा कर रहे थे कर्पूरी ठाकुर के जिंदगी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।